हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएसएससी एजुकेशन। स्वागत है आपका जेएसएससी एजुकेशन पर। हम लोग जेपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के पेपर 1 के सेक्शन एच को पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। अब इस टॉपिक के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। इस पूरे टॉपिक के क्वेश्चंस को एक वीडियो में कैप्चर कर पाना वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, इसलिए मैं पार्ट बाय पार्ट इस टॉपिक के एमसीक्यूज़ को आपके सामने लाऊंगा। इन बिटवीन हम लोग एक नए टॉपिक को भी शुरू कर लेंगे और इस टॉपिक के भी क्वेश्चंस को साथ में सॉल्व करते चलेंगे, जिससे कि यह भी हमारा रिवाइज होता चले। आज मैं इसके पार्ट 1 को लाया हूं। इसमें टोटल 30 क्वेश्चंस हैं। आप इसके क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले अपने साथ एक कॉपी कलम को लेकर बैठें और अपने आंसर को अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाएँ और देखते चलें कि आपका टोटल कितना क्वेश्चंस 30 में से कितना सही होता है। अंत में मैं आपको बताऊँगा कि आपकी स्कोर के बेसिस पर आपकी तैयारी कैसी है और आपको और कितनी तैयारी की ज़रूरत है, या फिर ये टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। जो भी स्टूडेंट्स नए आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पे टोटल 6 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं। उस 6 वीडियो को आप पहले आप देख लें, उसके बाद इसके एमसीक्यूज़ को सॉल्व करें, तो इससे आपको ज़्यादा सीखने का मौका मिलेगा। या फिर अगर आपका ये टॉपिक पहले से कंप्लीट है तो आप इसके एमसीक्यूज़ को सॉल्व करें और देखें कि आप कितना इस टॉपिक के बारे में जानते हैं और कितने क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, IUCN की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1945, 1946, 1947, 1948। हर एक क्वेश्चन के बाद मैं आपको कुछ सेकंड का समय दूंगा। आप अपने कॉपी में आंसर को नोट डाउन कर लें और फिर देखें कि आपका वो सही हुआ है गलत, और इस तरह आप टोटल 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चंस को कर पाए उस स्कोर को देखें, और फिर मैं आपको अंत में आपके स्कोर के बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा आपकी तैयारी कैसी है। तो बताएं, IUCN की स्थापना कब हुई थी? IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। अगला क्वेश्चन है, IUCN का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है ग्लान स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क USA, या फिर पेरिस फ्रांस। इसका मुख्यालय है ग्लान स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है, रेड डेटा बुक में जीव व वनस्पतियों को कितने श्रेणी में वर्गीकृत कर एक सूची बनाई गई है? ऑप्शन है 7, 8, 9 या 10। इसका आंसर है 9। टोटल 9 कैटेगरी में रेड डेटा बुक में जीव व वनस्पति को वर्गीकृत किया गया है। और ये रेड डेटा बुक कौन इशू करता है? IUCN। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, रेड डेटा बुक में पिग्मी हॉक को किस वर्ग में रखा गया है? ऑप्शन है वल्नरेबल, सुभेद्य, इंडेंजर्ड, संकटापन्न, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, क्रांतिक रूप से संकटापन्न, या फिर एक्सटिंक्ट, विलुप्त। इसका आंसर है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, क्रांतिक रूप से संकटापन्न। अगले क्वेश्चन पे आए, ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब बना था? ऑप्शन है 1987, 1967, 1972 या फिर 1992। इसका आंसर है 1987। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी वीडियो में कवर करा चुका हूं। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है आप उसे पहले देखें, उसके बाद इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, आपका पूरा टॉपिक जो है वो रिवाइज हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ओजोन परत के संरक्षण के लिए तैयार किए गए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को व्यावहारिक रूप से लागू करने के लिए MOP की 32वीं बैठक 2020 में कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन है ताशकंद उज्बेकिस्तान, बीजिंग चीन, बैंकॉक थाईलैंड, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है नन ऑफ द अबव। बेसिकली नवंबर 2020 में ताशकंद उज्बेकिस्तान में इसकी 32वीं बैठक होनी थी, पर कोविड के चलते यह वहाँ हो नहीं पाई और इसको ऑनलाइन कंडक्ट कराया गया। ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे, इसे ऑनलाइन कंडक्ट कराया गया था। अगला क्वेश्चन है, साइट्स क्या है? ऑप्शन है पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में प्रथम वैश्विक प्रयास। ऑप्शन बी है विभिन्न पर्यावरणीय कार्यक्रमों और संगठनों के प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूपरेखा।
ऑप्शन सी है वन्यजीवों और वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर विभिन्न देशों के बीच एक समझौता। और ऑप्शन डी है जैव विविधता के संरक्षण के लिए कार्यक्रम। इसका फुल फॉर्म अगर आप जानते होंगे तो बहुत ही आराम से इसका आंसर कर सकते हैं। इसका फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर जो संकटापन्न प्रजाति होता है इंडेंजर्ड स्पीसीज, उसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस तरह से हो उसके बारे में बताता है। और यह जो कन्वेंशन है यह 1973 में हुआ था, जिसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग से क्या तात्पर्य है। बेसिकली सतत उपयोग का अर्थ आपसे पूछा जा रहा है कि इसका मतलब क्या होता है। मैंने पूरे वीडियो में कई बार आपको बताया है कि सतत उपयोग क्या होता है। ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधनों पर सबका अधिकार, प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों का महत्तम दोहन और प्राकृतिक संसाधनों को वर्तमान पीढ़ियों की जरूरत को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्राकृतिक संसाधनों को वर्तमान पीढ़ियों की जरूरत को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना। यही होता है सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग। अगला क्वेश्चन है नीलगिरी तहार किस राज्य का राजकीय पशु है जो रेड डेटा लिस्ट में या रेड डेटा बुक में संकटापन्न श्रेणी में है। ठीक है, इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है नीलगिरी तहर को। ये किस राज्य का राजकीय पशु है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या फिर कर्नाटक। तो इसका आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु का ये राजकीय पशु है, इसको इंडेंजर्ड स्पीसीज में रखा गया है। मैंने बताया भी था कि तहार जो है ये 3 तरह के होते हैं, हिमालयन तहार, अरब तहार और नीलगिरी तहार, जिसमें कि नीलगिरी तहार जो है साइज में सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो नीलगिरी तहार तमिलनाडु से बिलोंग करता है, तमिलनाडु का राजकीय पशु है। अगला क्वेश्चन है लाल पांडा को रेड डेटा बुक में किस वर्ग में रखा गया है। ऑप्शन है आपका वल्नरेबल, सुभेद्य, इंडेंजर्ड, संकटापन्न, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, क्रांतिक रूप से संकटापन्न या फिर एक्सटिंक्ट, विलुप्त। तो इसे रखा गया है इंडेंजर्ड, संकटापन्न श्रेणी में। ठीक है, लाल पांडा कहाँ पाया जाता है, मैंने ये भी आपको बताया था। तो ये पाया जाता है सिक्किम में, असम में और अरुणाचल प्रदेश में। भारत में इस 3 जगह ये पाया जाता है। विश्व में और भी बहुत जगह पाया जाता है ये, पर भारत में मुख्यतः सिक्किम में, असम में और अरुणाचल प्रदेश में ये पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है एक सींग वाला गैंडा मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है। ऑप्शन है असम, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा असम। असम में भी काजीरंगा व मानस नेशनल पार्क जो है, इन 2 नेशनल पार्क में यह पाया जाता है। और एक जगह पाया जाता है असम में पाबी तोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि जो एक सींग वाला गैंडा है वो काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क में, राष्ट्रीय उद्यान में, और पाबी तोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में किस वर्ष स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। ऑप्शन है 1967, 1992, 1972 या फिर 1973। तो इसका आंसर हो जाएगा 1972। स्टॉकहोम कहाँ पर है, स्वीडन में है, आप ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इस स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन को हम लोग यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट, ठीक है, ये भी कहते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट, या फिर प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। साइट्स का मुख्यालय कहाँ है। ग्लांड स्विट्जरलैंड, जेनेवा स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क यूएसए या फिर पेरिस फ्रांस। तो इसका आंसर है जेनेवा स्विट्जरलैंड। साइट्स का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था। इसमें और एक चीज़ मैंने आपको बताया था जब मैं आपको इसके बारे में डिटेल बता रहा था कि यह कानूनी रूप से बाध्यकर एक अभिसमय है, पर यह राष्ट्रीय नीतियों का स्थान नहीं लेता है। मीन्स कि अगर ये अभिसमय की विषय वस्तु पर पहले से कोई राष्ट्रीय नीति बनी हुई है तो उसका ये स्थान नहीं लेगा,
पर यह कानूनी रूप से उस देश के ऊपर बाध्यकर होता है। अगर कोई राष्ट्रीय नीति नहीं बनी हुई है उस विषय के ऊपर, तो इस कन्वेंशन के अनुसार इसमें कही गई बातें उस देश के लिए बाध्यकारी होगा। तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह आयोजित किया गया था 1992 में। पृथ्वी शिखर सम्मेलन को UNCD के नाम से भी जानते हैं। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एजेंडा 21 किस सम्मेलन का परिणाम है? ऑप्शन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, वियना अभिसमय 1985, स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 1972 या फिर पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992। तो इसका आंसर है पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992। पृथ्वी शिखर सम्मेलन में ही एजेंडा 21 और रियो घोषणा, इन दोनों की घोषणा की गई थी और इसके अलावा 3 अभिसमय को भी अपनाया गया था। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को वीडियो में ऑलरेडी कवर किया जा चुका है। अगर आप ये रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो दोबारा से देखें, ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में वहाँ बताई है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है 16 सितंबर, 5 जून, 22 अप्रैल या फिर 24 दिसंबर। तो इसका आंसर है 16 सितंबर। 16 सितंबर को इसलिए मनाया जाता है कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था 1987 में, उसका डेट था 16 सितंबर। मीन 16 सितंबर 1987 को ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाया गया था और वो किसके लिए था? ओजोन परत के संरक्षण के लिए। इसीलिए 16 सितंबर को हर वर्ष ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपको मैच करना है, इधर 4 अलग अलग सम्मेलन या प्रोटोकॉल दिए हुए हैं और इधर ईयर दिया हुआ है। किस वर्ष इस अधिनियम या प्रोटोकॉल को साइन किया गया था वो आपको बताना है। तो यहां देखें, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये आपका 1986 में बना था। ठीक है, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम ये आपका 1972 में बना था। ठीक है, पेरिस सम्मेलन और क्योटो प्रोटोकॉल में पहले कौन हुआ था? तो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, तो इसके लिए 1997 हो जाएगा और पेरिस 2015 में हुआ था। तो इस तरह से ए का Q, बी का S, सी का P और डी का R। आपका ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो अगर आप ये जानते होंगे तो आपके लिए बहुत ईजी था, पर अगर आप ये नहीं जानते होंगे तो एग्जाम में यही आपके लिए बहुत ही कठिन क्वेश्चन बन जाता। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन्य तथा वन जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा? ऑप्शन है अनुच्छेद 43A, 43A, अनुच्छेद 51AG, अनुच्छेद 43B या फिर अनुच्छेद 48A। तो इसका आंसर है 48A। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो शायद मैंने पार्ट 2 में ही डिटेल में बताया है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें की है, जिसमें कि संविधान में भी कुछ संशोधन किए गए थे। उनमें से एक संशोधन 48A था। ठीक है, ये संशोधन कब किए गए हैं वो भी मैं आपको बताया हूँ। आप उसको भी एक बार जाके दोबारा वीडियो में देख लें कि किस संविधान संशोधन से 48A को शामिल किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अनुच्छेद 48A किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो देखिए क्वेश्चन भी आ गया। तो आपका ऑप्शन है 42वें संविधान संशोधन 1976, 44वें संविधान संशोधन 1978, 52वें संविधान संशोधन 1985 या फिर 73वें संविधान संशोधन 1992। इसका आंसर है ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन 1976। इसके अलावा ये जो 3 संविधान संशोधन है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी आप ध्यान में रखें। 44वें संविधान संशोधन के थ्रू जो है 19, 22, 30, 31A ऐसे बहुत सारे अनुच्छेद हैं जिनमें अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया। इसके अलावा शेड्यूल 9 को भी इसी संशोधन के द्वारा जो है संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत
जो आपका शेड्यूल 10 है, जो दल बदल को बताता है, वो संविधान में जोड़ा गया है। उसका 73वें संविधान संशोधन 1992, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा पंचायती राज का एक नया अध्याय जो है, ये शायद पार्ट 9 है, इसको संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है, तो आप सिर्फ आंसर को टिक मार के आगे ना बढ़ जाएं, इसके अलावा जो ऑप्शन रहता है उस ऑप्शन पे भी ध्यान दें, और वो ऑप्शन कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा जो है वो सिखा के जाएगा। तो हमेशा आपका अप्रोच रहना चाहिए कि जो भी ऑप्शंस आंसर के अलावा दिए हुए हैं उसको भी देखना कि वो क्यों वहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ और सीखने को हमें मिलता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। UNFCCC का फुल फॉर्म क्या है? आप देखें, बताएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, आपका ऑप्शन में बहुत ही क्लोज ऑप्शन दिया रहेगा, तो आप थोड़ा एग्जाम में ध्यान से देखें कि कहीं ऐसा ना हो कि जानते हुए आप गलत मार जाएं। जैसे कि ए और बी में देखें तो सारा कुछ समान है, बस यहाँ यूनाइटेड है या यूनिवर्सल है, रेस्ट हर चीज़ समान है। तो ऐसा ना हो कि हड़बड़ी में आप ऑप्शन बी मार के चले आए। तो थोड़ा ऐसे क्वेश्चंस को संभल के अटेम्प्ट करना चाहिए, ईजी रहता है, पर ईजी क्वेश्चन को ही लोग अधिकतर वहाँ गलती करके आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है बाढ़ एवं सूखे से प्रभावित इलाकों का संरक्षण करना, समुद्री मछलियों की रक्षा का प्रयास करना, जैव विविधता की रक्षा करना, या फिर वातावरण में घातक रसायनों की अधिकता को नियंत्रित करना व पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदूषण मुक्त रखने का प्रयत्न करना। इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए जो है बाढ़ एवं सूखे से प्रभावित इलाकों का संरक्षण करना, ये बात UNFCCC के तहत कही गई थी, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। जैव विविधता की रक्षा करना, ये आपका भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम मीन्स इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये किस ईयर हुआ था? 1972। इस ईयर में जो ये अधिनियम बना था, इसके तहत जैव विविधता की रक्षा का जो है वो प्रयास किया गया था। तो इस तरह से ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। UNFCCC के अंतर्गत कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बैठकें कितने अंतराल के बाद आयोजित होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाल फिलहाल में ऐसे क्वेश्चन एक दो एग्जाम में देखने को भी मिले हैं, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जो कॉन्फ्रेंस होता है उसका ड्यूरेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो ऑप्शन है वार्षिक, द्विवार्षिक, त्रिवार्षिक या फिर छमाही। तो इसका आंसर हो जाएगा वार्षिक। हर साल इसकी कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है। अगला क्वेश्चन है। UNFCCC के अंतर्गत कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की अब तक कितनी बैठकें हो चुकी है? ऑप्शन है 22, 23, 24 या फिर 25। इसका आंसर है 25। टोटल 25 बैठक हो चुका है। 26वां जो है अभी प्रस्तावित है, अभी हुआ नहीं, होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। UNFCCC के अंतर्गत कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 26वीं बैठक कब और कहां प्रस्तावित है? ऑप्शन है नवंबर 2021 ग्लासगो UK, नवंबर 2021 बीजिंग चाइना, दिसंबर 2021 ग्लासगो UK या फिर दिसंबर 2021 बीजिंग चाइना। आंसर है इसका नवंबर 2021 ग्लासगो UK। पहले यह नवंबर 2020 में प्रस्तावित था यहीं पर ग्लासगो UK में, पर कोविड के कारण इसको स्थगित कर दिया गया था और अब रिशेड्यूल करके इसी साल नवंबर 2021 में ग्लासगो UK में होने वाला है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगर नवंबर के पहले कोई एग्ज़ाम होता है तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCED, जिसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ आयोजित की गई थी? कोपेनहेगन डेनमार्क, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील, पेरिस फ्रांस या फिर डरबन साउथ अफ्रीका। बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में। आपको जगह बताना है। तो इसका सही आंसर है रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। कब हुआ था? 1992 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चैंपियंस ऑफ अर्थ पुरस्कार किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? UNEP, UNCED, IUCN
या फिर WWF फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताएं आप इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसके द्वारा चैंपियंस ऑफ अर्थ पुरस्कार जो है दिया जाता है। ठीक है, पिछले साल किसे दिया गया इसे भी मैंने आपको वीडियो में बताया है, आप वीडियो जाके देखें। और भारत और फ्रांस को संयुक्त रूप से सोलर एनर्जी के लिए जो कार्यक्रम इन्होंने किया है पर्यावरण को बचाने के लिए, उसके लिए दिया गया था। वो कब दिया गया था उसे भी आप देखें जाके। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 5 जून, 10 मार्च, 12 जून या फिर 16 सितंबर। तो इसका सही आंसर है 5 जून। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में निम्नलिखित में से किस अभिसमय को अपनाया गया था। ऑप्शन है UNFCCC, जैव विविधता पर अभिसमय, मरुस्थलीकरण पर UN कन्वेंशन या फिर स्टॉकहोम कन्वेंशन। किस अभिसमय को पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में अपनाया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, UNFCCC, इसे भी अपनाया गया था। कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता पर अभिसमय, इसे भी अपनाया गया था। और मरुस्थलीकरण पर UN कन्वेंशन, इसे भी अपनाया गया था। ये 3 कन्वेंशन को पृथ्वी शिखर सम्मेलन में अपनाया गया था। तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय संविधान के किस मूल कर्तव्य में यह कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें। ऑप्शन है 51A स्मॉल i, 51A स्मॉल g, 51A स्मॉल h या फिर 51A स्मॉल k। 51A क्या है, वो पूरा मूल कर्तव्य को बताता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 51AG। इसको भी मैंने बताया हुआ है। इसमें और जो अलग अलग अनुच्छेद हैं उसको देख लेते हैं, वो क्या बताता है। 51AI ये बताता है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, मीन्स आपका ये कर्तव्य हो गया कि आप सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। ठीक है, 51AH क्या बताता है, ये बताता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो या फिर मानववाद हो, इन सभी चीज़ों का विकास करना ये आपका कर्तव्य है। 51A के बताता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान करना। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मूल कर्तव्य है, इसे बाद में ऐड किया गया है। तो कब किस संविधान संशोधन के द्वारा इसे ऐड किया गया है वो भी आप देखें। ठीक है, और कमेंट में मुझे बताएं कि किस संविधान संशोधन के द्वारा इस मूल कर्तव्य को ऐड किया गया है। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने आज टोटल 30 क्वेश्चंस किए। अब आप देखें कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। अगर आपका स्कोर 26 से 30 के बीच में आ रहा है तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। अगर आपका स्कोर 22 से 25 के बीच आ रहा है तो आपकी तैयारी अच्छी मान सकते हैं। अगर आपका स्कोर 18 से 21 के बीच आ रहा है आपकी तैयारी अच्छी है, पर इसमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर आपका स्कोर 15 से 17 के बीच आ रहा है तो आपका तैयारी औसत है, आपको काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है। और आपका स्कोर 15 से कम आ रहा है तो आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। तो इस आधार पर आप देख लें कि आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना प्रयास जारी रखें, मेहनत करते रहें, तैयारी करते रहें। और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि यह जो MCQs का जो सीरीज़ है वो आपको कैसा लग रहा है। इसमें क्या किसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या कुछ और इसमें मुझे बदलाव लाना है, आप ज़रूर हमें बताएं। और इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आप जितना शेयर करेंगे उतने लोग इससे जो है बेनिफिटेड होंगे। और हमें भी वीडियो को बनाने में एक इंकरेजमेंट मिलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, काफ़ी लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है, तो हमें वीडियो टाइमली और जल्दी लाना चाहिए। तो आप ज़रूर शेयर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।